हेलो फ्रेंड्स, सब जानते हैं मुझे कि मुझे इंट्रोडक्शन देनी है। कितने लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आए हैं, चैनल से आए हैं? बहुत सारे लोगों ने वोट किया था, कम आए हैं लेकिन अटेंडेंस कम है, कोई बात नहीं। मेरा नाम आकृति सेठी है। इस साल मैंने AIR 249 से CSE क्लियर किया है एंड दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट इन UPSC। I could not clear prelims in my last 5 attempts and this was my last attempt जिसमें मैंने मेंस दिया था फर्स्ट टाइम। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था मेरा, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मुझे यही थी कि मेरे पास सबसे ज़्यादा टाइम था इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए बिकॉज प्री क्लियर नहीं हो रहा था। सो इसीलिए टाइम अच्छा था तो अच्छी तैयारी हुई थी। पेपर 1 में आई कुड स्कोर ओनली 106 मार्क्स। दैट वाज बिकॉज ऑफ मेरा न्यूमेरिकल जो था वो गलत हुआ है, जो मैंने अटेम्प्ट किया था। आई थॉट कि उसमें 100% मार्क्स आएंगे बट मुझे लगता है वो गलत हुआ होगा। पेपर 2 में आई स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स व्हिच इज 148 मार्क्स। I will discuss the strategy of both the papers, paper 1 and 2. मुझे लगता है कि पेपर 1 में what I can discuss is that कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, इसलिए शायद इसलिए मेरा स्कोर कम आया है। पेपर 2 में I will discuss कि मैंने क्या ऐसा अलग किया और क्या चीज़ें आपको बेनिफिट हो सकती हैं। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मैं BCom ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। उसके बाद मैंने MCom की है। MCom में भी मेरे मेजर सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स नहीं था, बट इकोनॉमिक्स की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा था कि इकोनॉमिक्स मुझे अच्छा लगता है उस वजह से, एंड दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। यही बस बैकग्राउंड है। इसके अलावा सोर्सेज सब ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम ब्लिस पॉइंट। सब सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, कोई इकोनॉमिक सर्विसेज वाला भी है? हाँ, सिविल सर्विसेज भी देंगे और इकोनॉमिक सर्विसेज भी देंगे। वेरी गुड। तो सिविल सर्विसेज के लिए तो मेजर सोर्सेज तो आप सबको पता ही होंगे, जो भी जनरल पेपर 1 के लिए सोर्सेज फॉलो होते हैं, विच इज माइक्रो के लिए HL आहूजा। डू यू वांट मी टू रिपीट द सोर्सेज? हम स्किप भी कर सकते हैं, स्किप कर दें। हाँ, देयर इज नथिंग एडिशनल इन माई सोर्सेज। सेम माइक्रो मैक्रो जो भी पढ़ते हैं वो सेम सोर्सेज ही होते हैं। बट द वन थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ दीज बुक्स। सो जो पेपर 1 है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। उसमें जब भी आप पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसको सबसे फर्स्ट रीडिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है और उसके बाद नोट्स बनाने सेकंड और थर्ड रीडिंग में स्टार्ट करने हैं। नोट्स शुड बी कि आपके क्रिस्प होने चाहिए, जो आप डायग्राम्स बना रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, विद लेबलिंग होने चाहिए। मैंने इंटरनेशनल के नोट्स जब बनाए थे तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बना लिए थे और ऑलमोस्ट एक रजिस्टर कवर कर लिया था मैंने सैल्वाटोर से। बट देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वो रिविजन के लिए सही था, बट लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए दोज नोट्स आर नॉट अप टू द मार्क। तो फिर मैंने बिल्कुल मेंस से 10 दिन पहले सैल्वाटोर में से सिर्फ 5 पेजर नोट्स बनाए थे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके डायग्राम्स को ड्रॉ करके और थोड़ी थोड़ी उसके साथ में डिस्क्रिप्शन ऐड की थी। सो आपको अपने नोट्स को धीरे धीरे इस तरह से कंसाइज करना पड़ेगा जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते जाएंगे। बट अदरवाइज जैसे माइक्रो की HL आहूजा बहुत बड़ी है, उसमें से नोट्स बनाने का ही फायदा है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू से कि जब मेरे पास बिकॉज बहुत सारा टाइम था रिविजन करने का, तो मैं जितनी बार पढ़ती थी उतनी बार, अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अब अगर प्री नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो उस टाइम पे मैंने फिर वो बुक्स को भी मल्टीपल टाइम्स पढ़ा। आई हैव रेड सैल्वाटोर पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी, मुझे याद ही नहीं है मैंने कितनी बार सैल्वाटोर पढ़ी है और HL आहूजा पढ़ी है। तो वो जितनी बार आप सैल्वाटोर रीड करते हैं और रिवाइज करते हैं, यू विल फाइंड न्यू थिंग इन सैल्वाटोर। सो सैल्वाटोर में से अगर आप नोट्स बना भी लेते हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू रीड सैल्वाटोर अ मल्टीपल ऑफ टाइम्स टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। वो एक बार में समझ 2 बार में 3 बार में भी नहीं आएगी उतनी अच्छी से, जो आपको मल्टीपल रिविजन्स से समझ आएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगेन मेरे पास सोर्सेज वही बुक्स के थे जनरली, बट कुछ वीडियोस मैंने ब्लिस पॉइंट की टेस्ट सीरीज 2020 में ली थी, तो जो सर की वीडियोस से सोलो मॉडल और वो सब मॉडल्स हैं, तो मैंने वहाँ से ही प्रैक्टिस किए थे, नथिंग अदर देन दैट। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एक पोर्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि कहाँ से पढ़नी है कहाँ से नहीं। वो भी जनरल, मतलब इस बारी जो क्वेश्चंस आए थे वो जेनेरिक नेचर के थे, तो वो जनरल जो भी आप इंटरनेट से रिसर्च वगैरह करेंगे वहाँ से आपको अच्छा अवेलेबल हो जाएगा और वहीं से आप अपने नोट्स बना लीजिए। देन आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए? कितने लोग हैं जो हम आंसर राइटिंग अभी से कर रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शन की? आर वी डूइंग आंसर राइटिंग? मोस्ट ऑफ अस। सुनने नहीं दिख रहे, शो ऑफ हैंड्स।
No. Why are we not doing it? Lack of time. Why is that so? And actually we are prepared for GS, so all times are going to the for GS. So we have sort of time. So are you practicing answer writing for GS? Yes. Daily basis पे? Yes. तो अगर हाफ ऑफ द टाइम इफ यू आर गिविंग, पूरे दिन में आधा टाइम तो ऑप्शनल को दे ही रहे होगे और आधा टाइम जीएस को दे रहे होगे, तो आधे टाइम में इंक्लूड हाफ एन आवर और 1 आवर ऑफ आंसर राइटिंग डेली. मैं फर्स्ट डे से, मतलब जब मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, फर्स्ट रीडिंग हो गई थी सब सब्जेक्ट्स की, उसके बाद से ही मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी नेक्स्ट रिविजन से ही. स्टार्टिंग में मैं कुछ आंसर्स वो लिखती थी, जैसे फ्रॉइन की बुक है या फिर एच.एल. आहूजा की बुक के पीछे क्वेश्चंस भी होते हैं ना, तो मैं इनिशियली जब मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो सिर्फ मैं वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, जस्ट टू से कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ भी आया या नहीं आया. फिर जब सेकेंड रीडिंग के बाद मुझे समझ आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट है और क्या नहीं है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली इफ आई एम रीडिंग वन टॉपिक, तो मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती ही करती थी. तो नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव अटेम्प्टेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका भी कोई लिमिट मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बेसिक की है आपकी, कि जो आपको करने ही करने हैं, एंड दैट टू मल्टीपल टाइम्स आपको करने हैं वो आंसर्स. क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर एक बार ही नहीं पढ़ोगे ना, 4-5 महीने का गैप ले लोगे ना, आपको फिर से वो डायग्राम्स को समझने और बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी. सो इसीलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके वो एक होता है ना एकदम फ्लो में. बिकॉज आंसर राइटिंग के लिए एक कंस्ट्रेंट होता है पेपर में, आपको सोचना भी है, लिखना भी है, डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं. तो इसीलिए आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस अभी से करके दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि इफ दिस क्वेश्चन कम्स, दिस इज द डायग्राम. आपके बिल्कुल ऑन टिप्स होना चाहिए विद लेबलिंग, और अच्छे डायग्राम्स बनाने हैं हमें आंसर में ना. अभी से प्रैक्टिस करेंगे हम कि हम सिर्फ पेंसिल और स्केल से डायग्राम्स बनाएं. दिस इज वन थिंग जो मैंने मेन एग्जाम में इस बार ही कम की. मैंने स्टार्टिंग में तो पेंसिल से डायग्राम्स बनाए, बट विद लैक ऑफ टाइम मैंने फिर पेन से फ्री हैंड डायग्राम्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे. तो शायद मुझे लगता है वहाँ पे भी नंबर कुछ ना कुछ लूज होते हैं, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो लिख रहे हैं, वो वैसे डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं. सो इसकी प्रैक्टिस हम अभी से करेंगे. देन PYQs तो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि डेली बेसिस पे करने हैं. इफ़ यू आर एनरोल्ड इन एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज यहाँ पे या कहीं और, तो एक टेस्ट सीरीज भी आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है और प्रीलिम्स अभी 1 साल बाद है, तो अगर अभी से आप कोई टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो दैट विल ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन, बिकॉज वो आपको टाइम कंस्ट्रेंट में आंसर लिखना स्टार्ट कर देगा. जब इकोनॉमिक्स ऑप्शन के प्रीवियस के क्वेश्चन हम लिखते हैं, आंसर्स प्रैक्टिस करते हैं, तो इट टेक्स जनरली 15 to 20 मिनट्स टू राइट अ सिंगल आंसर. और वो हमारी फिर आदत बन जाती है कि हम एक आंसर को बहुत सोच के लिखते हैं और अच्छे से लिखते हैं, तो वो 20 मिनट में एक आंसर, एंड वी थिंक दैट वी आर राइटिंग गुड आंसर्स. बट अगेन जब टाइम कंस्ट्रेंट में लिखना होता है, तो वो 5 मिनट के अंदर 10 मार्कर आंसर आपको लिखना है, तो विच इज एक्चुअली अ चैलेंज. तो इसलिए हम अभी से, जब हमारी बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी, सेकेंड रीडिंग में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए, तो थर्ड रीडिंग में विल ट्राई कि हम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके अपने रिस्ट्रिक्टेड टाइम में अपने आंसर्स को लिखें, ताकि हमारी आंसर राइटिंग अच्छी हो. एंड पेपर 1 इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग. जितने ज़्यादा आप अच्छे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे उसमें. द थर्ड देन डोंट्स क्या है कि इफ़ यू आर नॉट श्योर इन एनी ऑफ द न्यूमेरिकल, डू नॉट अटेम्प्ट इट. मतलब मैंने सोचा था कि मैं बहुत 30 मार्क खाऊं, मैं तो 100% लेके आऊंगी न्यूमेरिकल में, बट वो वैसा नहीं हुआ. एंड इट कॉस्टेड मी 30 मार्क्स का मिनिमम मार्जिन बाकी स्टूडेंट से, और वो 30 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं रैंक अच्छी लाने के लिए. तो इसलिए अगर न्यूमेरिकल नहीं आता, डाउटफुल है, तो डू अटेम्प्ट द अदर क्वेश्चन. और चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से नहीं करने हैं. इसीलिए टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं. विद इन 3 hours वी हैव टू राइट द आंसर्स, एंड वी ऑल्सो हैव टू सिलेक्ट व्हाट आंसर्स वी वांट टू राइट. सो वो सिलेक्शन भी तभी अच्छा हो पाएगा जब हम मॉक्स में प्रैक्टिस करेंगे कि कौन से ऑप्शन जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, आंसर क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और कौन से में नहीं आ रहे हैं. तो इसीलिए मॉक्स प्रैक्टिस करना इज इम्पॉर्टेंट. देन ड्राइंग विद पेन विदाउट लेबलिंग, मतलब अगर आप पेंसिल से बिना लेबल किए आप सोचो कि डायग्राम बना के आ जाओगे, एग्जामिनर को अपने आप समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. उसको पता भी है, फिर भी वो आपसे जानना चाहता है कि आपको कितना पता है. देन कंक्लूजन, मुझे मेरे एक 2020 बैच रैंक 150 राकेश, वो भी इकोनॉमिक्स ऑप्शन के थे, उन्होंने मुझे बहुत बार सजेस्ट किया कि आपको
पेपर 1 के आंसर्स को कहीं ना कहीं लिंक करना है पेपर 2 के आंसर्स के साथ, कहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो कंक्लूजन में अगर आप लिखोगे तो इट वुड फेच यू मोर मार्क्स। बट मैं गलती से ना वो मॉक्स में प्रैक्टिस कर पाई, ना वो मेंस आंसर में लिख पाई कि कैसे एक टॉपिक का, इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर कोई थियोरी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे रियल लाइफ में हो रहा है, तो ये मैं नहीं लिख पाई। बट आई वुड रियली सजेस्ट यू कि प्लीज़ अभी से प्रैक्टिस करो। आप जो भी थ्योरीज और मॉडल्स पढ़ रहे हैं अपने पेपर 1 में, उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखो कि कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अगर आज से ही दिमाग को उस डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर देंगे तो अपने आप आंसर्स में वो कंक्लूजन में आ जाएगा, और उसके डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। सो दिस इज़ फॉर पेपर 1। देन फॉर पेपर 2 again sources are the same, Uma Kapila, Mishra and Puri, Tirthankar Roy, and apart from this what I did was I made a lot of my own notes out of the notes of the toppers. मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था तेजस्वी राणा मैम के नोट्स से, फिर अभिमन्यु गहलोत सर के नोट्स आए, गौरव अग्रवाल सर के नोट्स आए, इन सबको कंबाइन करके मैंने अपने नोट्स बनाए अलॉन्ग विद उमा कपिला एंड मिश्रा एंड पुरी बुक। तो इन सारे नोट्स के बाद जब 2019 में अभिजीत सिन्हा सर क्वालिफाई हुए तो फिर अभिजीत सिन्हा सर ने भी बहुत सारे टॉपिक्स के नोट्स को कंपाइल किया हुआ था, तो 2019 में मैंने अभिजीत सिन्हा सर के नोट्स उठाए और अपने नोट्स उसके अंदर ऐड किए और उसको डेली बेसिस पे अपडेट किया। तो दैट इज हाउ माई नोट्स वर मोर एलैबोरेटेड देन एनी अदर पर्सन हु मेक्स नोट फॉर पेपर 2। मेरे पास एवर नोट पे नोट्स थे, वो ईजी टू एडिट होते थे, ईजी टू डिलीट एंड ईजी टू ऐड थिंग्स। आई कैन ऑल्सो शेयर दोज नोट्स विद ऑल ऑफ यू, वो उसे पब्लिक कर दूंगी तो आप सबको शेयर हो जाएंगे। तो दैट वॉज अ थिंग विच आई यूज टू डू अपार्ट फॉर द सोर्सेज दैट आई फॉलोड। इसके अलावा एक मैंने क्यूपी ज्वाइन किया हुआ था इनके यादव सर का, तो वो उसके GS3 के नोट्स बहुत अच्छे डिटेल नोट्स हैं, तो जो डायनामिक चीज़ें टॉपिक्स होती हैं तो वो वहाँ से मेरी ऑलमोस्ट कवर हो गई थी GS3 के नोट्स से, इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन। दिस वॉज अबाउट नोट्स। देन इसके लिए मैं अगेन ये बोलूँगी कि चाहे मैं 5 साल से तैयारी कर रही थी, बट लेकिन डेटा फैक्ट्स जो हैं, जो पुराने वाले हैं वो तो चेंज होते सेम रहेंगे, बट जो न्यू आएंगे वो चेंज होते रहते हैं, तो यू हैव टू अपडेट इट ऑन डेली बेसिस। और डेटा याद करना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है पेपर 2 में, बिकॉज आप अदरवाइज आंसर लिख के आएंगे तो वो GS3 जैसा आंसर लगेगा, लेकिन अगर आप डेटा लिखेंगे तो इट विल शो योर एक्सपर्टीज। एंड जैसे जैसे पेपर लास्ट 2 years से आ रहा है, इट इज़ मोर ऑफ अ जनरलिस्टिक काइंड ऑफ अ पेपर। तो बहुत सारे बच्चे जैसे ही पेपर देके निकले थे तो दे वर लाइक कि बहुत ही जनरल पेपर आया था, आई डोंट नो कि इसमें डिफरेंस कहाँ से आएगा हमारे आंसर में और एक्सपर्टीज कैसे शो होगी। बट आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ आप डेटा घुसा सकते हो, कहाँ आप इकोनॉमिस्ट्स के नेम घुसा सकते हो, ये आपको याद करने पड़ेंगे और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हाउ यू हैव टू ऐड डेटा इन योर आंसर्स। समटाइम्स वो इतना ज़्यादा टू द पॉइंट डेटा होता है तो मैं तो उसे वो बना लेती थी, एक अप्रॉक्स फिगर बना के फिर याद कर लेती थी कि हाउ द डेटा इज गोइंग, कैसे ऐड करेंगे उसके अंदर। ट्राई टू मेक ग्राफ्स, सब कोई कहते हैं ग्राफ्स वगैरह डालो, बट मैंने जो अपनी GS पेपर 2 की कॉपीज अब देखी हैं जो मैंने मॉक्स में लिखी थी, उसमें मैंने कम बनाए हुए हैं पाई चार्ट्स वगैरह, एंड आई डोंट रिमेम्बर मैं एग्जाम में कितने बना के आई थी, बट स्टिल आई यूज्ड इट ऑन सम ऑफ द क्वेश्चंस। पाई चार्ट्स वो ट्रेंड्स शो करते हैं जो, जिसमें हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होती, बट हमें पता होता है कि तो 1950 में कहाँ था, अभी 1990s में कहाँ पे और 2000s में कहाँ पे है, तो वो एक आप पॉइंट ट्रेंड्स शो करके आएंगे तो इट विल बी बेटर। उसके अलावा इकोनॉमिस्ट्स के नेम लिखना इज ज़रूरी, मैंडेटरी एज वेल एज एडवाइजेबल, तो वो करना ही करना है। और वो उसकी लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो उमा कपिला में देर आर मेनी रेफरेंसेस। इकोनॉमिस्ट के नेम उमा कपिला इज अ रेफरेंस, अगेन मेरे नोट्स विल बी रेफरेंस कि कहाँ पे इकोनॉमिस्ट के नेम आएंगे। तो देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन इज इकोनॉमिक सर्वे, मतलब मैंने पिछले 4 साल का पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है और उससे नोट्स बनाए हैं, विच कम्स हैंडी एज वेल। जो भी ट्रेंड्स और ग्राफ्स इकोनॉमिक सर्वे में दिए होते हैं फॉर ईच टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट होते हैं टू शो। अदरवाइज कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि जो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव होते हैं, पेपर 2 में रेपिटेशंस भी होती हैं और पेपर 1 में तो होती हैं डेफिनेटली, जैसे ड्रेन थ्योरी हो गई और एग्रीकल्चर में हाउ वाज इंडिया पहले और बिफोर इंडिपेंडेंस एंड अब, तो ये वाले इन पे ना आप अच्छे आंसर्स अपने लिख सकते हैं। यूज ऑफ कीवर्ड्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज आंसर्स। तो मेरे पास अपनी एक टेस्ट कॉपी है, मैं शो करूंगी आपको कि हाउ आई हैव यूज्ड सम ऑफ द गुड कीवर्ड्स।
मेरी टेंडेंसी मोस्टली पॉइंट फॉर्म में लिखने की रहती थी, मैं पैराग्राफ और पॉइंट्स को मिक्स करती थी, बट जनरली पॉइंट्स फॉर्म, पॉइंट्स के नीचे सब पॉइंट्स में लिख के आई यूज टू राइट आंसर्स. एंड अगेन डेटा, मतलब आई विल शो यू द कॉपी. इन सब पूछते हैं, लेट में आस्ते हैं, बुलाना एक से. एक जब विभाषा सर का एक 2020s में एक वो आया था प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने प्रीवियस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे लास्ट 10 इयर्स के, GS 1 और 2 के दोनों. तो GS 2 के आंसर्स, मैंने जो प्रीवियस ईयर आंसर्स थे वो वहाँ से भी नोट्स बना लिए थे. मेरे वो अगेन राकेश हैड दैट, मतलब उनके उसके पास था ये, तो मैंने ले लिया था उससे और मैंने वहाँ से अपने नोट्स बना लिए थे कि GS 2 के आंसर्स, बिकॉज GS 1 के आंसर्स बहुत सारे टॉपर्स के हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, बट GS 2 के नहीं मिलते. तो फिर वो विभास सर का एक लेक्चर था, मतलब उनकी क्लासेस हैं टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. अगेन टेस्ट सीरीज तो लगाना पड़ेगा. बहुत सारे लोग जो है वो मिस कर देते हैं, वो सोचते हैं कि पेपर 2 तो आता ही है, पेपर 1 प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी लगानी पड़ेंगी. तब तक आप बता दो कोई और डाउट्स हैं पेपर 2 में, तो टेस्ट कॉपी तो हम डिस्कस कर ही लेंगे. इसके अलावा मतलब कोई चैलेंजेस आते हैं आपको जो पेपर 2 में स्पेसिफिकली आपको लगते हैं कि हाउ टू मैनेज द नोट्स, हाउ टू राइट द आंसर्स, हाउ टू ऐड द डेटा, इन सब में कोई चैलेंजेस, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस? पेपर 1 में हाँ, इट इज, यस. If we have lesser time, you know, how to manage? Any tip? टिप तो नोट्स पहले से बनाने पड़ेंगे. इफ़ यू आर प्लानिंग कि प्री हो जाएगा और मेंस के बीच में हम कवर कर लेंगे, दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. तो पहले से बनाने पड़ेंगे. आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाई वी हैव शॉर्ट टाइम की कमी क्यों है हमारे पास? Ma'am, because of the coming attempt and also when we read the chapter in HL or any chapter, so it takes time to, you know, reread and then understand. It is not as if we are reading GS and we understand the line we read. HL आहूजा में तो इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें बहुत इलेबोरेटेड वे में दी हुई हैं. अगर कोई टॉपिक हमें पहुंचना है वहाँ तक और उसके पीछे की पूरी कहानी दी होती है और फिर वो टॉपिक दिया होता है, तो फर्स्ट रीडिंग में तो आपको इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम आपको वो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा ताकि यू अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक. बट सेकेंड रिविजन में येस, यू कैन ओनली रीड दोज टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. डायरेक्टली गो टू दैट डायग्राम एंड गो टू दैट टॉपिक एंड रीड दैट टॉपिक. फिर धीरे धीरे करके और ज़्यादा जब एक्सपर्टीज आ जाती है, जब पता चल जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो फिर उन सबको भी स्किप करके सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एरियाज हैं, जैसे वो मार्केट स्ट्रक्चर के जो टॉपिक्स हैं, तो डायरेक्टली रीड ओनली मोनोपोली एंड ओनली दोज थिंग्स. तो उससे पहले की कहानी वाले चैप्टर्स पढ़ने ही नहीं है. तो वो धीरे धीरे करके एक्सपर्टीज आएगी, बट ऑन द फर्स्ट लेवल आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, तभी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी. अदरवाइज फिर वो ऐसा लगेगा कि पढ़ लिया है बट आएगा नहीं, वो आउटकम नहीं आ पाएगा उसका. लैपटॉप चला बंद हो गया. अब चलेगा. हाँ जी. Last year in paper 1, I got only 130 pages. And I think the main reason is कि मेरे diagrams improve नहीं करते. Every topper says और भी कहते हैं कि labeling Exactly. समझ नहीं आ रहा. What does it mean? मतलब जब आप diagram बना रहे हो, you write the full forms. नहीं, फुल फॉर्म्स What over there? फुल फॉर्म्स नहीं लिखनी है हमें. एक तो सबसे पहले लेबल, फिगर नाम लिखना है उसका. फिगर मींस कौन सा डायग्राम बनाया हमने, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर एग्जांपल, तो वो हमने लिखेंगे. फिर एग्जैक्टली कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, और साइड में एक डिस्क्रिप्शन उसकी देनी है कि हाउ द पॉइंट्स हैज मूव्ड, वहाँ से हम आ गए कर्व, हाउ द कर्व पे कैसे मूवमेंट हो रही है, ये सब. तो ये डिस्क्रिप्शन एक आनी ही चाहिए डेफिनेटली. और जैसे योर एक्सेस शुड बी परफेक्टली लेबल्ड कि ये लेबर एक्सेस है, ये कैपिटल एक्सेस है, और कौन सा कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है. Do you use only short forms in it? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस. And the description ना full form. यस. पेपर कंप्लीशन में तो दिक्कत नहीं होती आपको? पेपर दोनों में कंप्लीट हो.
टाइम पे कंप्लीट हो गया था। ये जो है ना कि कंक्लूजन में आपको रिलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आल्सो मैटर्स, कि आप कौन से आंसर लिख रहे हो, कौन से आंसर्स नहीं लिख रहे हो। न्यूमेरिकल नहीं किया था, बट अगेन आपने जो आंसर अटेम्प्ट किया उसमें आप कितने श्योर थे कितने नहीं, वो भी डिपेंड करता है। एंड अगेन मेंस इवैल्यूएशन इज टोटली सब्जेक्टिव। क्यों नंबर इतने कम आए हैं, क्यों ज़्यादा आए हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी को पता है। ऑन हुआ? वाओ, हाँ चल जाएगा। एनी अदर डाउट्स? अभी हम किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन में हैं? हैव वी जस्ट स्टार्टेड बिगिनिंग फेज? सो कैसी चल रही है तैयारी? हाउ आर यू फीलिंग विद द इकोनॉमिक्स ऑप्शन? इंटरेस्टिंग। और इकोनॉमिक्स की द वन एंड ओनली एडवांटेज इज कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। मतलब मैं 5 साल में ऑप्शनल से इसीलिए बोर नहीं हुई क्योंकि वो हर बार पढ़ने में मज़ा आता था। तो दिस इज़ द ओनली एडवांटेज। बाकी ऑप्शनल्स में यू गेट बोर वंस, उसको ही बार बार पढ़ के ना बोर हो जाते हैं, बट इकोनॉमिक्स इज इंटरेस्टिंग। बट अगेन गेटिंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इज वेरी चैलेंजिंग। सो बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी उसके आंसर्स की। देयर आर पीपल जिन्होंने अच्छा स्कोर भी किया डेफिनेटली। अगर मेरा न्यूमेरिकल सही हो जाता तो पेपर 1 में नंबर अच्छे आ जाते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चॉइस ऑफ आंसर्स जो आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब नेक्स्ट ईयर वाला प्रीलिम्स लिखेंगे 2024 वाला? नो 25। मुझे आपको देख के लग रहा है दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 2024। यस, तो इट्स गुड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अगर ज्यादा टाइम है उसमें रिवीजन कैसे करें? क्योंकि अभी से मुझे माइक्रो खत्म नहीं कुछ है, अभी से फॉर्म हो रहा है कि पीछे का बोलते जा रहा है। होता है वो, डेफिनेटली होता है, पर लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप चीज़ें रिकलेक्ट होंगी। और वो धीरे धीरे जो मैंने प्रोसेस बताया था ना कि वो कैसे आप पूरा पढ़ोगे फिर कम पढ़ोगे वो आ जाएगा, बट विद मल्टीपल ऑफ रिविजन्स। फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग में अपने खुद के नोट्स बनाना, नो मैटर व्हाट द कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज़ प्रोवाइडेड यू, अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स ज़रूर बनाने हैं सबने। वो आपके नोट्स होंगे, उस पर आपकी कमांड होगी, तो वो ज़रूर बनाने। अपने हाथ से जो डायग्राम्स ड्रॉ होते हैं ना वो याद ज़्यादा रहते हैं। यस, बट एक बार ही आप पूरा कंप्लीट कर लो अपना जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एंड देन अगेन यू कम बैक टू बेसिक्स, फिर से स्टार्ट करोगे। वो सेकंड रीडिंग के बाद थर्ड रीडिंग में लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है, कुछ आता है। सेकंड रीडिंग की सब्जेक्ट एक बार मैं माइक्रो पढ़ी, लेकिन उसके बाद जब सब पढ़ाई उसके बाद घर पे जाके जब बुक खोली तो ऐसा लगा कि मैं जाने कब पढ़ा था। बट क्लासेस के साथ में थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का भी 1 घंटा रोज का निकालना ही निकालना है। जो भी क्लास में पढ़ के जा रहे हो उसको घर जाके अपने माइंड में खुद से बिठाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी वाली फीलिंग ना आए। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार टेस्ट कॉपी देखना ज़रूरी है कि क्या अलग हुआ था और क्या नहीं। See, I mostly tend to write in points format, and points के बाद भी सब points में I used to write. Data points जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे डाले ही हैं। I've tried to add it. Introduction में the question was critically examine the provisions of fertilizer subsidy in India. फर्टिलाइज़र सब्सिडी के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में रैशनलाइज कब अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट नहीं रही, कब वो मार्केट बेस्ड हो गई, इन सब की थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लेन करके, एंड देन आई स्टार्टेड टू राइट व्हाट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एंड व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। देन पॉवर्टी के ऊपर भी अगेन 1 मिनट। सी फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस स्टार्टिंग में मुझे लगा होगा कि द क्वेश्चन इज नॉट पॉइंट फॉर्म में लिखने वाला, तो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया in the paragraph forms, highlighting 3 or 5 years plan, 70 to 64% हो गई भागवती से I've added, and then कि क्या इनकी approaches थी in the points form. एंड जहाँ पे भी मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है कीवर्ड्स ऐड करना, बिल्डिंग द सोशल कैपिटल एट्सेट्रा, सो आई हैव एडेड दैट टू. This question was on the
इसमें क्वेश्चन था कि गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को कंपेयर करना है विद द अदर मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट. सो गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है सर्वोदया प्लान में. सो ये थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को कि उसने पूछा नहीं है डायरेक्टली सर्वोदया प्लान, बट आई मेंशन्ड द सर्वोदया प्लान हियर. एंड देन उस मॉडल में क्या था उसको एक्सप्लेन करने के बाद आई हैव कंपेयर्ड इट विद द अदर मॉडल, सोशलिस्टिक मॉडल, वकील्स मॉडल. उस टाइम पे मुझे जो याद आए होंगे बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम भी होता है एंड स्पेस शॉर्टेज भी होती है, तो उसके हिसाब से. So this question was explain the impact of destruction of handicrafts in India. So Britishers' imperialism of free trade. Again, this is a keyword. So using of these keywords, destruction of handicrafts and pauperization of peasantry. So ये वाले keywords आपको अपने answers में लेके आने पड़ेंगे, which will जिनके fetch पास you जो भी extra कैश marks. अवेलेबल था Laissez-faire trade. उन्होंने उसको खर्च and then नहीं writing in किया. points खर्च and नहीं sub-points. करने का मतलब क्या दिया? होल्डिंग दैट कैश. इस पॉइंट से सब पॉइंट्स फॉर्म में लिखने का फायदा ये हो जाता है कि हमारे पास मल्टीपल If there will be less demand, there will be less स्पेस में कम वर्ड्स में production, and if there will be less production, there will be slow economic growth. This thing. Then how that was basically I have added कि change of the speculative foreign trade purpose of keeping बोला cash. था ऐसा, तो how तो I have आप उसको added the बॉन्ड के economists रेस्पेक्ट in my में बेसिकली answers. रिलेट करके एक्सप्लेन करेंगे. तो दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट. तो जब आप मनी And वाले सेक्शन जहाँ को पे एक्सप्लेन भी, करेंगे जैसे for example, वहाँ पे भी याद रखिएगा ये दो yours, आर्गुमेंट I है, have ट्रांजैक्शन mentioned डिमांड फॉर मनी कि कैसे करना एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी. So तो in the classical model, money is demanded the for conclusion here. The British policies converted India from a transaction. In this golden bird to a condition, miserable situation. money वो demanded कहते हैं for ना, सोने की transaction चिड़िया as थी well इंडिया, as for तो वो, speculation. दोनों ही मैं- purpose मुझे के लिए लगा होता कि है. मुझे लिख देना चाहिए यहाँ पे अपने In आंसर में. classical, Golden bird money to a miserable perform the role situation of and I've got good marks medium in this affection. question. In the condition, money perform the role of Then this was medium on drain affection theory. plus तो ड्रेन थ्योरी पे जैसे एक बार point मैंने को जरा मैंने जो recap नोट्स कर बनाया हो ना, दे आर काफी इलैबोरेटेड. तो Whenever उसमें I कि say ड्रेन classical कैसे हुआ, model, ड्रेन इन ट्रेड था, तो अगर क्लासिकल मॉडल मैंने कहा तो जितने पॉइंट्स मैंने लिखे वो रिफ्लेक्ट होने ड्रेन था, चाहिए. इंटरनल क्लासिकल मॉडल मींस तो इसको मल्टीपल डायमेंशंस में इकोनॉमी हमें इज लिखने की कोशिश कैरेक्टराइज्ड बाय करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आंसर्स को. ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फिर वेज. Habib's ये कीवर्ड estimates say है that जो private आंसर drain में was पहले इतने, पैराग्राफ के अंदर again होना a चाहिए. data and India was left to be a poor कोई भी economy. आंसर आप So क्लासिकल जहाँ मॉडल का पे भी कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली data, इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय नाम फुल ऐसे economist के लगे एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लिखने फ्लेक्सिबिलिटी लायक ऑफ आप लिखो and keywords must add करने आउटपुट हैं अपने डिटरमाइन answers फ्रॉम में. इसके लिए सप्लाई what I साइड. used व्हाट to इज द do रोल was ऑफ कि डिमांड पहले तो मेरे पूरे to नोट्स determine बने हुए थे. price, Then जब मैं money धीरे-धीरे perform the role refine of करते गए एग्जाम के पास medium पहुंचती of गई, action तो and मैंने money is held एक-एक only. जो नोट्स बना लिए थे सिर्फ और सिर्फ. फॉर एग्जांपल ड्रेन ऑफ थ्योरी है, ड्रेन थ्योरी है, तो ड्रेन थ्योरी के कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं एक पेज पे लिस्टेड डाउन, क्या क्या उसके डेटाज हैं एक ही पेज पे. तो एक एक पेज नोट सिर्फ जो वो बीच का पीरियड होता है ना पेपर 1 और पेपर 2 में, उस टाइम पे रिवाइज करने के लिए मैंने 1 पेज नोट्स हर एक टॉपिक के बना लिए थे कि ये तो मुझे ऐड करने, इकोनॉमिस्ट ये वाले ऐड करने हैं, डेटाज ये वाला ऐड करना ही करना है. एक क्वेश्चन आई वांट टू शो यू. फॉर एग्जाम्पल दिस रीजंस ऑफ जॉबलेस ग्रोथ क्या हुआ, तो थोड़े से माइक्रो डायग्राम्स भी आपको अपने आंसर्स में ऐड करने हैं कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री से सर्विसेज में शिफ्ट होना था, बट वी शिफ्टेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज. सो ये वाले माइक्रो डायग्राम्स भी आप ऐड करेंगे तो वो अच्छा एक. देन वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज इन इंडिया. द क्वेश्चन सब्सिडीज पे होगा कुछ क्वेश्चन, तो कौन सी सब्सिडीज हैं उन हमें पता है, ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया एग्जामिनर ने कि हम लिखेंगे, बट अगर हम लिख देंगे तो वो एक एक्स्ट्रा एडेड पॉइंट हो जाएगा. तो वो होता है ना इन बिटवीन द लाइंस कैसे हमें क्वेश्चन को समझना है और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है जो हमें पता है और हम चाहते हैं एग्जामिनर को कि पता चले कि हमें पता है ये चीज़ें, वो ऐड करनी पड़ेंगी हमें. एंड बिलीव मी इट विल कम ओनली विद प्रैक्टिसिंग. पेपर 2 के आंसर्स बहुत सारे लोग नहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो पेपर 2 प्रैक्टिस करना है, बहुत बार करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. There was one question. फॉर एग्जाम्पल इनोवेटिव वेज, थोड़े से इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी कि सिंगापुर का मॉडल क्या कहता है. तो किसी अगर स्टेप्स टू इम्प्रूव डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट में सबने पढ़ा होगा कि सिंगापुर का एक टिमासिक करके उन्होंने वो बनाई हुई है पूरी एक वो होता है ना होल्डिंग फर्म होती है जो सारे उनकी गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है, हम सबने पढ़ा हुआ है. बट ये चीज़ें कैसे आप ऐड करोगे इसमें, द मेथड्स लाइक भारत बॉन्ड्स एंड
इनोवेटिव एंड मस्ट बी, मतलब भारत बॉन्ड्स इज वन ऑफ द सोल्यूशन डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। तो चीज़ों को जो डायनेमिकली पढ़ रहे हो आप कि भारत बॉन्ड्स आए हैं और कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट के डिफरेंट तरीके हैं, उसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है आंसर्स में, ये जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स, तो रिलेट करना है अपने सब्जेक्ट के साथ कि हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प मी इन माई ऑप्शनल के आंसर्स। This was the normal सा question. Give examples and elaborate on steps taken by the government to promote sustainable development. तो sustainable development में पंचामृत उसने पूछा नहीं है, but side box बना के फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि पंचामृत क्या है and I want the examiner to know कि मुझे पता है। तो इस तरह से लिख के साइड स्पेस भी आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो कि मेरे पॉइंट्स के साथ में बच जाती है जगह, तो मैं इसको भी ऐसे बना के यूज़ कर लेती थी। वो अगेन दिस इज अ जेनरिक क्वेश्चन जो हम करंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। यू हैव टू राइट COP26 या फिर कोई भी ऐसा इवेंट G20 हो रहा है तो उसको भी मेंशन करेंगे हम अपने आंसर्स में। और इस साल का तो जो पेपर था ना, इट वाज मोर ऑफ अ जेनरिक पेपर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के फीचर्स पूछ लिए ये सब, तो ये सब थोड़े एक्यूमुलेटेड नॉलेज के साथ आएंगे आपके कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो है वो ध्यान से पढ़नी पड़ेगी फॉर द करंट अफेयर्स टू। तो इकोनॉमिक सर्वे तो भूलना ही नहीं है, और जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की, उनको अच्छे से पढ़ना है, चीज़ें रिलेट करनी है और मल्टीपल डायमेंशंस लिखनी है अपने आंसर्स में। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। Any other question that you want to ask? Ma'am, one question. मैंने जो आपके कोटिंग देखा, I think so कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी में अगर NCERT 12th उसके जो कीवर्ड्स है वो एनफ है। NCERT 12th में उतने कीवर्ड्स तो नहीं होंगे। इकोनॉमी की है। हाँ मैंने पढ़ी हुई है, बट डू दे हैव उसके कीवर्ड्स वगैरह हम मतलब मोस्टली मतलब जो 10 चैप्टर्स हैं उसके पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल, तो मोस्टली तो कीवर्ड्स तो मैम हम वहाँ से मतलब पॉवर्टी इज नॉट अ कीवर्ड, ह्यूमन कैपिटल इज अ जनरल वर्ड, बट एनसीईआरटी की बुक को मैं कह रही हूँ। हाँ मैं समझ रही हूँ, रेफर कर सकते हैं डेफिनेटली, बट जस्ट जो ऐसे वाले कीवर्ड्स है ना, पॉपुलराइजेशन ऑफ पीजेंट्री और इंपीरियलिज्म ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ये सारी चीज़ें कुछ प्रैक्टिस से आएंगी, कुछ आप टॉपर्स के नोट्स से निकालेंगे क्योंकि उन्होंने वैसे ही पॉइंट्स फॉर्म में लिखा हुआ है। अभिजीत सिन्हा सर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उन्होंने हर टॉपिक को पॉइंट्स में लिखा हुआ था, तो वहाँ से मुझे आदत हो गई कि हर टॉपिक के पॉइंट्स में याद कर लीजिए, एंड दैट पॉइंट्स यूज्ड टू बी सम कीवर्ड्स। सो वहाँ से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। बाकी जितने इंडियन इकोनॉमी की बुक से मिल रहे हैं वहाँ से ले लो, और जो कहीं और से मिल रहे हैं वो वहाँ से ले लो, और एक लिस्ट बनाओ एक्चुअली कि हर टॉपिक के कीवर्ड्स हैं, एंड आई हैव टू राइट दोज इन माय आंसर्स। यस, एनी अदर डाउट्स? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप दिस सेशन वाज beneficial for you all. Thank you. Thank you.